10 लाख करोड़ रुपए। ये एक ऐसा नंबर है जो सोचने पर मजबूर कर देता है ना? बिल्कुल। मतलब दिमाग में इसका स्केल बिठाना भी मुश्किल है। और हाल ही में भारत की एक बहुत ही जानी पहचानी कंपनी इस एलीट क्लब में शामिल हो गई है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई टेक कंपनी नहीं है, बल्कि हम सबका भरोसेमंद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। और ये सिर्फ एक हेडलाइन से कहीं ज्यादा है। एक सरकारी बैंक का इस मुकाम तक पहुंचना, खासकर उस दौर के बाद जहां पब्लिक सेक्टर बैंकों को लेकर एक थोड़ी नेगेटिव सोच बन गई थी, ये भारतीय बैंकिंग की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, देखते हैं। हमारे पास जो जानकारी और आंकड़े हैं, उनके आधार पर हम ये समझेंगे कि SBI इस शिखर तक आखिर पहुंचा कैसे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके असल मायने क्या है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 10 लाख करोड़ के क्लब की। हाँ। 9 फरवरी को SBI के शेयर ने ऐसी छलांग लगाई कि एक ही दिन में 6.5% बढ़कर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वाह। वो नंबर था 1136.85 रुपए। और इसी के साथ कंपनी की मार्केट वैल्यू हो गई लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और इसी के साथ SBI भारत की छठी कंपनी बन गई जो इस क्लब का हिस्सा है। अच्छा, इस क्लब में और कौन कौन है ये जानना भी जरूरी है, ताकि हमें इसके स्केल का अंदाजा होगा। हाँ बिल्कुल। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS और ICICI बैंक भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आया। इस छलांग के साथ SBI ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ICICI बैंक को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया। और ये 6 साल बाद हुआ है। 6 साल बाद? हाँ। और ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलाव नहीं है, ये मार्केट के सेंटिमेंट में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। पिछले कई सालों से प्राइवेट बैंकों को लेकर एक धारणा थी कि वही ज्यादा एफिशिएंट है, वही तेजी से बढ़ सकते हैं। सही बात है। एक सरकारी बैंक का प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक को मार्केट वैल्यू में पछाड़ना, ये निवेशकों के बदलते भरोसे को साफ दिखाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये सिर्फ SBI की अपनी शानदार परफॉर्मेंस है या फिर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर में जो तेजी है ये उसका भी नतीजा है? मेरा मतलब है कि SBI ने कुछ ऐसा अलग किया है जिसे दूसरे सरकारी बैंक नहीं कर पाए? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब असल में दोनों में छिपा है। देखिए, ये सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, जिससे पूरे बैंकिंग सेक्टर को फायदा हो रहा है। हाँ, वो तो है। लोन की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की कमाई बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ सही समय पर सही जगह होने से आप अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को पीछे नहीं छोड़ सकते। सही। SBI ने पिछले कुछ सालों में अपनी अंदरूनी कार्य प्रणाली में, खासकर रिस्क मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को अपनाने में बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव किए हैं। ये उस धारणा को तोड़ रहा है कि सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियों जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। तो ये कहानी सिर्फ अच्छे माहौल की नहीं, बल्कि एक बड़े जहाज को सही दिशा में मोड़ने की भी है। समझ गया। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि SBI के शेयर रॉकेट बन गए? हाँ। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसका ताल्लुक कंपनी के नतीजों से होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ अच्छे नतीजे नहीं थे, ये रिकॉर्ड तोड़ नतीजे थे जिन्होंने बाजार के सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। अच्छा। जब आप उम्मीद से बहुत बेहतर करते हैं, तब बाजार आपको इस तरह का इनाम देता है। तो क्या थे वो नंबर्स जिन्होंने बाजार में इतना जोश भर दिया? SBI ने 7 फरवरी को वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के जो नतीजे घोषित किए, वो कमाल के थे। बैंक ने अपना अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही नेट प्रॉफिट कमाया, 21,028 करोड़ रुपए। इस नंबर पर एक सेकंड रुकते हैं। हाँ। सिर्फ 3 महीनों का मुनाफा 21,000 करोड़ से ज्यादा, ये पिछले साल की इसी तिमाही से लगभग 24.5% ज्यादा था। 24.5%। और उससे भी बड़ी बात, बाजार के जो एनालिस्ट्स अनुमान लगाकर बैठे थे, ये मुनाफा उनके अनुमान से भी करीब 18% बेहतर था। इसे ही बीटिंग द स्ट्रीट कहते हैं। वाह। और प्रॉफिट के अलावा दूसरे आंकड़े कैसे थे? जैसे बैंक की जो मुख्य कमाई होती है, ब्याज से होने वाली इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से कमाई, वो 9% बढ़कर 45,190 करोड़ रुपए हो गई। ये एक अच्छी स्थिर ग्रोथ है। लेकिन जिस नंबर ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें 40% का जबरदस्त उछाल आया और वो 32,862 करोड़ रुपए पहुंच गया। 1 मिनट। 40%?
ये आंकड़ा मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। हाँ, अगर ब्याज से कमाई सिर्फ 9% बढ़ी तो फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 40% की छलांग कहाँ से आई? ये कैसे मुमकिन हुआ? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर बैंक की एफिशिएंसी की कहानी छिपी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ ब्याज की कमाई पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, इसमें 2 और चीजें होती हैं। एक अन्य आय, जिसमें फीस, कमीशन जैसी चीजें शामिल हैं, और दूसरा बैंक के खर्चे। राइट। एसबीआई ने इस तिमाही में दोनों ही मोर्चों पर शानदार काम किया। उनकी फीस से होने वाली इनकम बढ़ी और साथ ही उन्होंने अपने ऑपरेशनल खर्चों पर मजबूत कंट्रोल रखा। अच्छा, तो जब आपकी कमाई थोड़ी बढ़े लेकिन आपके खर्चे कंट्रोल में रहें, तो आपका मुनाफा रॉकेट की तरह बढ़ता है। ये 40% की छलांग बैंक के बेहतर मैनेजमेंट और शानदार ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाती है। ये तो हुई मुनाफे की बात, और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन मेरे मन में वही पुराना सवाल आता है जो हर बैंक के साथ जुड़ा होता है। क्या ये कमाई टिकाऊ है? क्योंकि अक्सर बैंक ज्यादा लोन देके प्रॉफिट तो बढ़ा लेते हैं जी। पर बाद में पता चलता है कि वो लोन फंस गए, जिन्हें हम एनपीए कहते हैं। जी। एसबीआई के केस में एसेट क्वालिटी का क्या हाल है? और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। किसी भी बैंक की असली सेहत मुनाफे के नंबर से नहीं, बल्कि उसकी लोन बुक की क्वालिटी से पता चलती है। और सच कहूं तो एसबीआई की कहानी का असली हीरो यही है। अच्छा। मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब पीएसयू बैंकों के एनपीए संकट की बात होती थी, तो एसबीआई भी उसी लिस्ट में था। एक चिंता का विषय था। वहां से यहां तक का सफर वाकई काबिले तारीफ है। तो अब जमीन पर क्या स्थिति है? एनपीए के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत मजबूत हैं। बैंक के ग्रॉस एनपीए मतलब फंसे हुए कर्ज, वो पिछली तिमाही के 1.73% से घटकर 1.57% रह गए। ओके। और नेट एनपीए, जो कि और भी महत्वपूर्ण है, वो 0.42% से घटकर सिर्फ 0.39% हो गए। बैंकिंग की दुनिया में ये दशमलव के बाद के नंबर बहुत बड़ा सुधार माने जाते हैं। तो इसका मतलब आम लोगों के लिए क्या मतलब है? एनपीए का कम होना बैंक के लिए इतना अच्छा क्यों माना जाता है? इसका सीधा मतलब है कि बैंक ने जो पैसा उधार दिया है वो लगभग पूरा का पूरा वापस आ रहा है। जब लोन फंसता है तो बैंक को उस डूबे हुए पैसे के लिए अपने मुनाफे में से एक हिस्सा अलग रखना पड़ता है। अच्छा, प्रोविजनिंग। बिल्कुल, जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं। जब आपके एनपीए कम होते हैं तो आपको प्रोविजनिंग कम करनी पड़ती है और वो पैसा सीधा आपके नेट प्रॉफिट में जुड़ जाता है। समझ गया। तो कम एनपीए का मतलब है कम रिस्क और ज्यादा मुनाफा। ये बैंक के मजबूत रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है कि वो अब सोच समझकर सही लोगों को लोन दे रहे हैं। जैसा कि एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने कहा भी कि एसेट क्वालिटी, मार्जिन और बिजनेस ग्रोथ सभी क्षेत्रों में गति दिखाई दे रही है। तो शानदार नतीजे आ गए। बैंक की एसेट क्वालिटी भी अपनी क्लास में बेस्ट है। अब देखते हैं कि बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स जो दिन रात इन कंपनियों को ट्रैक करते हैं, उन्होंने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी। क्या ये सिर्फ 1-2 दिन का जोश था? बिल्कुल नहीं, ये एक मजबूत और गहरी प्रतिक्रिया थी। लगभग सभी बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने एसबीआई के शेयर के लिए अपने टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि शेयर की कीमत यहां से भी और ऊपर जाएगी। कोई उदाहरण? हाँ, ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक जो 49 एनालिस्ट इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, उनमें से 42 ने इसे खरीदने की सलाह दी है। ये बहुत ही मजबूत बाय कॉल है। 42? हाँ, कुछ तो बहुत ज्यादा बुलिश है, जैसे जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल। इन्होंने सबसे ऊंचा टारगेट दिया है 1300 रुपए प्रति शेयर। 1300 रुपए। वहीं नुआमा और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी ग्लोबल फर्म्स ने 1250 रुपए का टारगेट सेट किया है। जेपी मॉर्गन का नाम आया है तो मुझे उनका एक बयान याद आ रहा है जो काफी चर्चा में था। उन्होंने कहा था कि एसबीआई सिस्टम से ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसके मायने क्या हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सिस्टम से ज्यादा ग्रोथ का मतलब है कि एसबीआई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है। इसका मतलब है कि एसबीआई पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की औसत ग्रोथ से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसे एक दौड़ की तरह समझिए। अगर सभी धावक आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एक धावक बाकियों से ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है, तो वो ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि बाकियों से अपनी दूरी भी बढ़ा रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि एसबीआई ना सिर्फ दौड़ में हिस्सा ले रहा है, बल्कि वो दूसरों का ट्रैक भी अपने हिस्से में ले रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इसका साफ मतलब है कि एसबीआई बाजार में अपनी हिस्सेदारी यानी मार्केट शेयर बढ़ा रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि ये मार्केट शेयर वो किससे छीन रहा है? सही। क्या वो दूसरे कमजोर पीएसयू बैंकों से बिजनेस ले रहा है, या फिर कुछ छोटे प्राइवेट बैंकों से, या एनबीएफसी से? ये आने वाले समय में देखना और भी दिलचस्प होगा। ये एक लीडर की निशानी होती है जो सिर्फ लहर के साथ नहीं बहता बल्कि लहरें बनाता है। और बैंक का मैनेजमेंट खुद अपने भविष्य को लेकर क्या सोच रहा है? क्या वो भी इतना ही आशावादी है? हाँ, और ये एक और पॉजिटिव संकेत है। नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 26 के लिए अपने क्रेडिट ग्रोथ मतलब लोन देने की रफ्तार के अनुमान को 12-14% से बढ़ाकर 13-15% कर दिया है। अच्छा, उन्होंने खुद अपना गाइडेंस बढ़ा दिया? जी, जब कंपनी का मैनेजमेंट खुद अपने लक्ष्य बढ़ाता है तो ये निवेशकों को एक संदेश देता है कि उन्हें अपनी क्षमताओं और आने वाले समय पर पूरा भरोसा है। तो इन सबको जोड़कर देखें, रिकॉर्ड मुनाफा, घटते एनपीएस, एक्सपर्ट्स का भरोसा, ये सब मिलकर एसबीआई की एक बहुत बड़ी और मजबूत तस्वीर बनाते हैं। चलिए एक बार एसबीआई के विशाल आकार को कुछ और आंकड़ों से समझते हैं कि डिपॉजिट्स हैं, यानी वो पैसा जो आम लोगों ने, हम आप जैसे लोगों ने बैंक में जमा किया है, और 46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एडवांसेस हैं, यानी वो पैसा जो बैंक ने इंडस्ट्रीज को होम लोन में, कार लोन में दिया है। इन आंकड़ों को सिर्फ नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए। 57 लाख करोड़ की जमा राशि का मतलब है कि देश के करोड़ों परिवारों की बचत की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसबीआई पर है। सही बात है। 46 लाख करोड़ के लोन का मतलब है कि देश के आर्थिक विकास का पहिया घुमाने में एसबीआई एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये सिर्फ एक और बैंक नहीं है, ये भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल। जब आप इतने बड़े हो जाते हैं तो आप सिर्फ एक कमर्शियल इकाई नहीं रहते, आप एक राष्ट्रीय संपत्ति बन जाते हैं। आपकी सफलता या विफलता का असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि एसबीआई का 10 लाख करोड़ के क्लब में शामिल होना सिर्फ एक दिन की शेयर बाजार की तेजी का नतीजा नहीं है। ये कोई तुक्का नहीं है। तुक्का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि बाजार ने इस प्रदर्शन को पहचानने में थोड़ी देर कर दी। ये सुधार पिछले कई तिमाहियों से धीरे धीरे चल रहे थे, अब जाकर बाजार ने इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाई है। इसके पीछे सालों की मेहनत, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा, लगातार सुधरती एसेट क्वालिटी और बैंक का वो विशाल ऑपरेशनल स्केल है जिसका मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। बिल्कुल, ये उपलब्धि न केवल निवेशकों का मजबूत भरोसा दिखाती है, बल्कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक की उत्कृष्टता का भी प्रमाण है। ये साबित करता है कि सही नेतृत्व और स्पष्ट रणनीति के साथ एक सरकारी संस्थान भी प्राइवेट सेक्टर के बेहतरीन संस्थानों को न सिर्फ टक्कर दे सकता है, बल्कि उनसे आगे भी निकल सकता है। इस सारी जानकारी से एसबीआई की वित्तीय और बाजार की सफलता तो साफ दिखती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर सोचना चाहिए। वो क्या? सवाल ये है कि इतने विशाल आकार और बेमिसाल मुनाफे वाले एक पब्लिक सेक्टर बैंक के तौर पर क्या अब एसबीआई पर कोई नई जिम्मेदारियां या उम्मीदें आ जाती हैं? मतलब आप कह रही हैं कि क्या एक $1 ट्रिलियन वैल्यू वाली कंपनी होने से सिर्फ अपने शेयर धारकों को अच्छा रिटर्न देने के अलावा देश के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका बदल जाती है? बिल्कुल। क्या अब इससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो छोटे उद्योगों को लोन देने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने या फिर देश के दूर दराज के इलाकों तक डिजिटल बैंकिंग पहुंचाने में और भी बड़ी और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएं? इस पर सोचा जा सकता है।